औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर एक ही इदारा कानून बनाए, उस कानून को खुद ही इम्प्लीमेंट भी करे और फैसला भी वो इदारा खुद दे, तो लिबर्टी यानी आज़ादी का क्या होगा? ये सवाल मोंटेस्क्यू ने 18वीं सदी में उठाया था। मोंटेस्क्यू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सीएसएस का फेवरेट टॉपिक है। मोंटेस्क्यू पर जब भी सवाल आता है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे आता है। अभी 2014 के सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में पूछा गया था, डिस्कस यानी ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलासफर है, डिस्कस मोंटेस्क्यू थ्योरी of separation of power why is he considered Aristotle of 18th century। ये 2024 में आया था पॉलिटिकल साइंस के पेपर पार्ट 1 में। ठीक है, उसके बाद भी ये रिपीट होता रहा है। एंड डिस्कस मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज मोंटेस्क्यू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी इस तरह के ये मोंटेस्क्यू पे सवाल पूछे जाते रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और जो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है वो 2024 में पूछा गया था। तो जिस तरह हमारी रूटीन है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। किसी भी फिलासफर को डिस्कस करने से पहले हम पहले उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, ताकि इससे आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हों और आपके 20/20 मार्क्स आ सकें। तो मोंटेस्क्यू की डेट ऑफ बर्थ है 1689 और डेट ऑफ डेथ है 1755 और ये फ्रांस में पैदा हुए। उसके बाद ये जज रहे, जज एट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्डियोक्स पार्लियामेंट। इसमें ये जज रहे बोर्डियोक्स पार्लियामेंट। उसके बाद इनकी मशहूर बुक है, आप सबसे पहले हमें बताएंगे कि मिकावेली की बुक का क्या नाम था, क्योंकि बुक भी पूछता रहता है कि फलाने कौन से फिलोसफर की मशहूर बुक है। तो अभी हम बताते हैं, जो मोंटेस्क्यू की मशहूर बुक है उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये मोंटेस्क्यू की मशहूर बुक है। ठीक हो गया। उसके बाद रूटीन के मुताबिक जिस हम बताते हैं कि मोंटेस्क्यू ने अपनी फ़िलासफ़ी यानी अपनी क्यों दी है फ़िलासफ़ी, उसके पीछे सबसे पहले आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे हम कि उस वक्त मोंटेस्क्यू को कौन से ख़तरात का सामना था, जिसलिए उसने अपनी सोल्यूशन वो कहते हैं अपनी थ्योरी पेश की। तो मोंटेस्क्यू के दौर में फ्रांस में क्या कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की थी।
एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, और इस मोनार्की में क्या होता है कि ऑल पावर्स वर कंसिट्रेटेड, यानी एक ही हाथ में थी, उसके मोनार्की के हाथ में थी, इन द किंग, यानी जो बाइस मोनार्की जो किंग था उसके पास सारी पावर्स थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना भी वो कौन कर रहा था? बादशाह कर रहा था। एग्जीक्यूटिव जो थे यानी जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो भी खुद किंग थे। और उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन यानी जुडिशियल थी, यानी जो जुडिशियल थी वो भी किंग के कंट्रोल में थी। उसके बाद तो पार्लियामेंट के बारे में मोंटेस्क्यू अपनी किताब में लिखता है, पार्लियामेंट हैड ऑलमोस्ट नो रियल अथॉरिटी, उसकी रियल अथॉरिटी नहीं थी। और एग्जेक्टिव में तो बादशाह खुद होता है। उसके बाद जुडिशरी के बारे में कहता है, जुडिशरी वाज आल्सो अंडर द रॉयल कंट्रोल, यानी उस कंट्रोल में थी, यानी जो जुडिशरी जो फैसला देती थी वो भी बादशाह से पूछ के दिए जाते थे। इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी जज थे, इधर जज थे, और वो कहता है कि कोर्ट्स यूज्ड, जो कोर्ट्स थे जुडिशियल यूज्ड एज टूल ऑफ क्राउन, यानी उसका क्राउन का जो बादशाह था उसका ये टूल था। जुडिशरी जो कोर्ट्स थे उसके टूल थे। उसके बाद तो इसके बारे में कोर्ट लिख लें, कोटेशन कोटेशन नोट कर लें, पावर कंसिडरेटेड इन वन अथॉरिटी इन एविटेबली, यानी लाजमी, लीड्स टू ट्रेनिंग, यानी बादशाह यानी ज़ुल्माना बादशाह की तरफ मूव करती है। उसके बाद इन्होंने विजिट किया, विजिट ऑफ इंग्लैंड, विजिट ऑफ इंग्लैंड बाय मोंटेस्क्यू। जब मोंटेस्क्यू ने इंग्लैंड का विजिट किया तो कौन से सन में किया? 729 टू 1731। तो इसने महसूस किया कि उधर क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ठीक हो गया। और ये मोनार्की कब आई थी? आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। एक ठीक हो गई। तो इसमें इसने क्या नोट किया कि देयर आर पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट है जो एक्टिव काम कर रहा है। उसके बाद एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव में किंग है प्लस कैबिनेट है, कैबिनेट, और जो काम कर रही है ये कौन कर रहे हैं? ये एग्जेक्टिव का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो थी इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक हो गया। यानी जो कोर्ट्स थे वो इंडिपेंडेंस काम कर रहे थे, यानी वो क्राउन के अंडर नहीं थे।
तो मोंटेस्क्यू ने इसकी तारीफ की और मोंटेस्क्यू एडमायर इंग्लैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक हो गया। तो इसके बारे में कोट नोट लिखते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी यानी आज़ादी इज फाउंड ओनली वेयर, जहाँ देयर इज नो अब्यूज ऑफ पावर। कहता है जहाँ अब्यूज ऑफ पावर नहीं होगा वहाँ लिबर्टी फाउंड का, यानी आज़ादी पाई जाएगी। तो इसका जो उसके बाद उसने आगे अपनी किताब लिखी, उसने उसके द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी, उसके बाद उसने एक्सपोज डेंजर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स के, नहीं जो एब्सोल्यूट पावर के जो खतरात हैं वो उसने बताया आवाम को आगे। उसके बाद इसका जो मेन पर्पस था, पर्पस समझ लें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसकी थ्योरी का, जो इसका पर्पस है इसकी थ्योरी का, वो है टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी आवाम हर एक की लिबर्टी को सिक्योर करना। ठीक है, इसके लिए इसने अपनी थ्योरी दी। इसकी जो थ्योरी मशहूर है, द सेपरेशन ऑफ पावर, द सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी। तो वो कहता है कि इससे पहले वो अपनी कोट देता है, कोटेशन आप नोट करते जाएं, ये इंशाल्लाह आपको एग्जाम में इंतहाई वो कहते हैं कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेंगी और के लिए नंबर इनहेंस करेंगी। व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर्स are united in the same persons, so there is no liberty, ये बता रहा है फ्रांस में ये सिचुएशन थी। ठीक है, क्योंकि सारी पावर यानी लेजिस्लेशन की पावर भी किंग वो मोनार्की के पास थी और एग्जेक्टिव्स की पावर भी उसके पास क्या कहते हैं मोनार्की के पास थी। तो वो कहता है देयर इज नो लिबर्टी। उसके बाद वो कहता है देयर इज शुड बी 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, यानी एक स्टेट के 3 ऑर्गन होने चाहिए। ऑर्गन ऑफ द स्टेट समझ लें या गवर्नमेंट समझ लें। ठीक है, जो सबसे पहला है वो है लेजिस्लेटिव कर लें या इसको पार्लियामेंट कर लें। ये कौन होते हैं? ये दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं। उसके बाद प्लस विल ऑफ द पीपल होते हैं और इनका काम होता है इनका काम होता है कि आपने वो करना है लेजिस्लेशन ऑफ लॉ, यानी कानून साजी करना। ठीक है, और इनका काम होता है कि इनका काम नहीं है कि इन्फोर्स लॉ। अगर ये इन्फोर्स लॉ करेंगे तो फिर ये ऐसे कानून बनाए कि जिससे ऑपरेशन लोगों को दबाया जा सके।
अगर इनको दे दिया जाए एग्जीक्यूटिव का कानून, तो ये क्या करेंगे, लॉ बिकम्स, यानी जो बन जाएंगे, जो उससे कानून बनाएंगे, टूल्स ऑफ, यानी आवाम को दबाने वाले कानून बनाएंगे, ये कानून भी बनाएंगे और इनके टूल्स बन जाएंगे, इसलिए इसको ये पावर नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं, ये आपके होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स प्लस ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में इनका क्या काम होता है, इम्प्लीमेंट द लॉ, इनको चाहिए कि इम्प्लीमेंट द लॉ करें। उसके बाद मैनेज, इनका काम मतलब मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट प्लस फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी उसका काम होता है कि फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना, ठीक है। और अगर इनको कानून दे दिया जाए कि ये खुद क्या करें इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून बनाया, तो ये जो अपने कानून इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये रूल कर सकते हैं, मे द रूल थ्रू डिक्रीज, कहते हैं कि हुक्मनामे, कि अपने हुक्म के थ्रू, ये यानी मर्जी के मुताबिक कानून बनाएंगे, तो इनको ये पावर नहीं देनी चाहिए कि कानून किस तरह बनाएंगे। इनका सिर्फ काम होता है सिर्फ इम्प्लीमेंट करना, और उसका काम होता है सिर्फ बनाना। उसके बाद तीसरा नंबर पे आती है, तीसरा ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, वो है जुडिशरी। जुडिशरी में आपके कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है इंटरप्रेट द लॉ, यानी जो उन्होंने लॉ बनाया उनको इंटरप्रेट करना। उसके बाद प्रोटेक्ट, यानी उनकी प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की लिबर्टी करना। और इसका काम होता है डिसाइड्स, यानी कोई बात का था, कोई इशू आ जाए, डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स, चाहे ये फैमिली हो या क्रिमिनल्स हों, जिस किस्म नेचर के भी हों, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ठीक हो गया। तो इसकी जो सेपरेशन ऑफ पावर के 3 ऑर्गन होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी हो, ठीक है। और इसके बाद उसकी कोटेशन है पॉलिटिकल लिबर्टी is found only when the powers are divided। ये भी कोटेशन नोट कर लें आप, ये उसके सेपरेशन ऑफ थ्योरी आ गई। अभी हम डिस्कस करते हैं जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी बाय मोंटेस्क्यू। और लिबर्टी इसके मुताबिक लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो दिल आपका चाहे करते फिरो, बल्कि लिबर्टी ये है जो जिसकी कानून इजाज़त दे। तो इसको इंग्लिश में कोड पहले नोट कर लें, लिबर्टी इज द राइट ऑफ डूइंग whatever the law permit, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट में अनार्की फैलाओ। लिबर्टी इज नॉट इज इक्वल टू
कि आप स्टेट में अनारकी फैलाते फिरें, कि आप कोई किसी को जाके कत्ल कर दें, किसी का चोरी कर लें, डाकाजनी कर लें, क्योंकि आपको लिबर्टी हासिल है कि आपको स्टेट आपको प्रोवाइड वो बचाएगी नहीं। लिबर्टी ये है कि जो आपको स्टेट कहती है उसके जो उसके कानून है उसको फॉलो करें, और उसके अंदर रह के आपने जो भी अपना काम करना है अपनी आज़ादी के मुताबिक करते फिरें। जैसे फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, अपनी मर्ज़ी की एजुकेशन हासिल कर सकें, अपनी मर्ज़ी का कारोबार कर सकते हैं। यानी जो आपकी कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसको आप अपनी आज़ादी को उसने इस्तेमाल करना है, जिससे कानून ने आपको रोका है उससे आपने रुक जाना है। और रियल मायने में लिबर्टी है, लिबर्टी इज इक्वल टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो कहता है कि अगर अगर आप किसी को अनचेक्ड प्लस अनरिस्ट्रेंड, यानी बगैर रुकावट के और बगैर चेक्ड के अनरिस्ट्रेंड लिबर्टी देंगे, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? वो तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको आप क्या दे रहे हैं? लाइसेंस दे रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? लाइसेंस टू क्राइम, कि वो लाइसेंस कहलाएगा। लिबर्टी अगर आप किसी को अनचेक्ड और अनरिस्ट्रेंड लिबर्टी देंगे तो वो लाइसेंस टू क्राइम होगा। ठीक है। उसके लिए वो क्या है? वो लाइसेंस टू, वो क्या हो जाएगा? लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद इसकी जो तीसरा पॉइंट है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस का जो कंसेप्ट है, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस वो कहता है मोंटेस्क्यू मुकम्मल यानी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का सपोर्टर नहीं है, बल्कि वो कहता है कि पावर्स शुड बी चेक टू पावर, कि पावर का मतलब है कि पावर को कंट्रोल किया जाए, उसको चेक किया जाए। ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आगे हम समझते हैं कि ये आपके 3 इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले आपका क्या है? एग्जेक्टिव्स, एग्जेक्टिव हो गया आपका स्टेट का। उसके बाद आपका ज़्यादा है पार्लियामेंट, आपने भी ऐसे उसमें एग्ज़ाम में क्या करना है? फिगर बनानी है। उसके बाद ये आपके फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं जुडिशरी, तीसरा जो है जुडिशरी है। ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों पर ना चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, कि ये हर किसी के एक दूसरे पर, वो कहते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंस हो, यानी जुडिशरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है एग्जेक्टिव पर, और एग्जेक्टिव डिपेंडेंट हैं जुडिशरी पर। उसके बाद एग्जेक्टिव डिपेंडेंट है उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट डिपेंडेंट है, एग्जेक्टिव के पास भी पावर है पार्लियामेंट को रोकने के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट भी डिपेंडेंट है क्या करें? जुडिशरी पर, और जुडिशरी भी डिपेंडेंट है पार्लियामेंट पर। ठीक है। तो वो कहता है इसका जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो उसके मुताबिक जो जुडिशरी के पास वो है पावर है किसकी? कि ये जुडिशरी कंट्रोल करती है पार्लियामेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए, जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है कि ये किसी भी ऐसा कानून ना बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो या मोरालिटी के ख़िलाफ़ हो। ठीक है। और जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी को कंट्रोल करता है थ्रू सैलरी प्लस उसके जो पर्क्स हैं वो जो हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं तो फिर जुडिशरी को मिलते हैं। उसके बाद जो एग्जेक्टिव आर्डर होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा जो जुडिशरी रोक लेती है। लीगलाइज नीड जुडिशियल रिव्यू, नीड्स फ्रॉम जुडिशरी अप्रूवल, कि जो एग्जेक्टिव आर्डर होते हैं बाज़ औक़ात उसके लिए जुडिशरी उसको लीगलाइज करेगी तो वो इम्प्लीमेंट होंगे, वरना वो इलीगल कंसिडर किए जाएंगे। और उसके बाद जो जुडिशरी जो एग्जेक्टिव हैं जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करते हैं? वो उसकी अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो
एग्जेक्टिव जुडिशरी को अपॉइंट्स करते हैं। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एग्जेक्टिव्स क्या हैं। जो पार्लियामेंट है वो एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल है, जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। किसी भी एग्जेक्टिव्स को हम अकाउंटेबिलिटी के लिए बुला सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एग्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट के। और जो पार्लियामेंट उसके बाद जो एग्जेक्टिव हैं वो पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं थ्रू वीटो पावर। कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को वीटो कर सकता है। तो इस तरह वो कहता है कि हर जो जुडिशरी है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो चेक्स एंड पावर की बेहतरीन मिसाल आपके सामने पेश की गई है। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द थ्योरी, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स एक्सप्लेन किया है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद अभी हमने एक्सप्लेन किया है चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अभी हम जो कर रहे हैं वो है जो 24 में क्वेश्चन आया था, वाई मोंटेस्क्यू को 18वीं सदी का अरिस्टोटल क्यों कहते हैं। मोंटेस्क्यू एज 18th सेंचुरी अरिस्टोटल इसको क्यों कहते हैं। इसकी जो पहली वजह है वो है कि मोंटेस्क्यू ने, अरिस्टोटल ने भी 156 कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करने के बाद मुताला किया था, और जो उसने क्या किया है, मोंटेस्क्यू ने भी कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया है, स्टडीज रियल कॉन्स्टिट्यूशंस। किन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक किया था, ना कि बल्कि इमेजिनरी नहीं थे इनके, यानी इन्होंने रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। उसके बाद नंबर 2 था, इन्होंने क्लासीफाइड किया था, क्लासीफाइड द गवर्नमेंट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स बाय द अरिस्टोटल, तो कौन कौन सी 6 थी, मैं आपको हिंट देता हूँ, टोटल 6 थी। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने वीडियो देखी है तो। अगर नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं अरिस्टोटल के नाम की। उसके बाद इसने कौन कौन सी दी थी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। इसकी जो पहली वो थी रिपब्लिक। मोंटेस्क्यू की जो क्लासिफिकेशन है वो है द रिपब्लिक। नंबर 2 है मोनार्की, और तीसरी है डेस्पोटिज्म। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इन दोनों के लिए जो मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक हो गया। ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से, पहला पॉइंट था रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, दूसरा क्लासीफाई द गवर्नमेंट्स की, उसके बाद मोनार्की को दोनों ने सपोर्ट किया। ठीक, 3 पॉइंट्स हो गए, इसलिए इसको अरिस्टोटल्स कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन इसने किस तरह की है। तो सबसे पहले जो है रिपब्लिक को डिस्कस करते हैं। रिपब्लिक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो इसमें जो रूलर होते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है, उसके बाद इसकी 2 टाइप्स बताता है वो। पहली बताता है फ्यू पीपल अगर हों, फ्यू पीपल रूलर्स, यानी कुछ लोग अगर रूलर्स हों तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ होगी, ये होगी अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद दूसरी बताता है अगर मैनी पीपल रूलर्स, मैनी यानी बहुत ज़्यादा रूलर्स हों, यानी बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हों, तो ये होगी डेमोक्रेसी रिपब्लिक।
डेमोक्रेसी रिपब्लिक। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है इसमें जो गवर्निंग प्रिंसिपल होगा इस स्टेट में, गवर्निंग प्रिंसिपल, वो इक्वलिटी होगी। उसके बाद सारे बिलो द लॉ होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पे होगा। उसके बाद एवरी वन इज इक्वल टू लॉ, के कानून के सामने एवरी वन इज इक्वल टू लॉ, के हर बंदा कानून के सामने बराबर है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज स्टेट होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी बताता है वो है मोनार्की। मोनार्की में क्या होगा? मोनार्की ये होगा, इसमें जो होगा वन पर्सन गवर्नमेंट होगी, यानी इसका जो होगा मोनार्क होगा, वन पर्सन होगा जो वो कानून साजी कर रहा होगा, यानी वही मालिक होगा। लेकिन इसकी भाई ये जो होगा ये इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होगी, नहीं स्टेट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज स्टेट होगी। यानी कि वो ये नहीं कहेगा जो मैं कानून कह रहा हूँ यही कानून है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा होगा। और प्रॉपर लॉज होंगे, प्रॉपर वो क्या कहते हैं कानून साजी होगी स्टेट में। उसके बाद इसमें जो लोग जो मिनिस्टर्स होंगे वो कंट्रोल करेंगे। नोबल्स हैव चेक ऑन द किंग, एक बादशाह को ये कंट्रोल कर रहे होंगे, उनके ऊपर चेक होगा। उसके बाद जो कानून साजी होगी वो नोबल्स करेंगे। इशुएंस यानी इशुएंस ऑफ द लाइन, लेजिस्लेशन कौन करेंगे? ये नोबल्स करेंगे, जिसको मिडिल क्लास कह सकते हैं अपनी ज़बान में। ठीक है। उसके बाद जो गवर्निंग प्रिंसिपल होगा इसका, गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो होगा वो होगा ऑनर, यानी इज्जत करेंगे वो, उसकी जो इज्जत करते होंगे, जो अपने रूलर की वो इज्जत करते होंगे, जो उसकी आवाम होगी पब्लिक वो अपनी उसकी इज्जत करेंगे। क्यों इज्जत करेंगे? रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि डूइंग गुड फॉर मी, आवाम समझेगी ही इज डूइंग गुड फॉर मी, देन देन आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। क्योंकि वो स्टेट इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट लेकर चल रहा होगा, जब मेरी स्टेट तरक्की करेगी तो मैं भी तरक्की करूँगा। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अवाम इसकी के अंदर वो इज़्ज़त करेगी कि लोग, क्योंकि वो लोगों की इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा होगा। और तीसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी थी आप बताएंगे पहले कमेंट सेक्शन में, अभी बताता हूँ मैं। तो तीसरी थी वो थी डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म में क्या होगा? ये भी ये इसमें भी एक रूलर होगा, यानी इसमें भी वन मोनार्क होगा, यानी इसमें भी एक ही बादशाह होगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि फेयर के थ्रू आवाम को चला रहा होगा। उसके बाद इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और वो कहेगा ही इज अबव द लॉ, ही इज अबव द लॉ। उसके बाद आई एम द लॉ, ही इज, वो कहता जो मैं कहूँगा ही इज द लॉ, कि जो मैं कहूँगा वही कानून होगा, यानी ये कहेगा मैं ही कानून से ऊपर हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो कानून है। और गवर्निंग प्रिंसिपल इसका फेयर होगा, और पीपल जो होंगे वो उससे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे बल्कि दे आर फेयरफुल फ्रॉम हिम ड्यू टू हिज ब्रूटल बिहेवियर,
कि नहीं, जालमाना बिहेवियर उसका होगा, इसलिए उससे लोग डर रहे होंगे। ठीक है, अब इसने 3 किस्म की वो बता दी हैं, हुकूमतें बता दी हैं। ठीक है, आप बताएं कौन कौन सी हैं। पहली तो होगी रिपब्लिक, दूसरी मोनार्की, तीसरी हो गई डेस्पोटिज्म। तो अभी इसके पॉइंट को वैलिड करते हैं कि इसने मोनार्की को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा है। मोनार्की इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसने क्यों कहा है। तो इसके पॉइंट्स इसके मुताबिक वो कहता है कि रूलर यानी जो बादशाह हैं, रूलर्स आर अबव यानी जो ऊपर को ऊपर वाले लीड कर रहे हैं, और उसके बाद जो नोबल्स हैं, नोबल्स आर बिलो जो है ये बिलो द रूलर हैं। जो नोबल्स हैं ये रूलर से ऊपर से हैं, और जो नोबल्स हैं आर द बिलो द लॉ, बिलो द रूलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल आर बिलो द नोबल्स, कॉमन पीपल्स आर बिलो द नोबल्स, बिलो द नोबल्स। इसको यूं कर लेते हैं, रूलर्स आ गए, उसके नीचे नोबल्स आ गए, उसके नीचे आपके आवाम पब्लिक आ गई है, ये पीपल नहीं पब्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये इसके वो कह रहे इस तरह लोग हैं। ठीक है, तो जो पावर है वो पावर एग्जिस्ट कर रही है नोबल्स के पास, क्योंकि वो ये ऊपर जो नीचे वाली बात ऊपर पहुंचा रहे हैं और ऊपर वाली बात को नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये पावर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, नोबल्स के पास। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि किंग पावर स्नैच करता है, स्नैच पावर ऑफ नोबल्स, तो ये क्या कर जाएगा, पावर्स ऑफ नोबल्स करेगा, तो ये बन जाएगा डेस्पोटिज्म। और अगर नोबल्स कैच करते हैं, स्नीच द पावर, तो ये बन जाएगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी ये बन जाएगी डेमोक्रेसी। तो इसलिए सेपरेशन, इसलिए वो कहता है कि मोनार्की बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर एक वो कहते हैं स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहता है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कि मोनार्की में पावर जो ऊपर से नीचे, नीचे से आवाम पब्लिक, और जो आवाम पब्लिक की डिमांड है वो ऊपर नोबल्स के थ्रू ऊपर जा रही है, इसलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक हो गया। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को बताना। क्रिटिसिज्म समझ लें, क्रिटिसिज्म समझ लें, या क्रिटिकल एनालिसिस होता है पॉजिटिव नेगेटिव बताना, और क्रिटिसिज्म होता है नेगेटिव बताना। तो आप सिर्फ इस दोनों का, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो सबसे पहला जो है इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इंस्पायर, इसका जो यूएस का इंस्पायर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इसका मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का वो कानून है, उसने इंस्पायर किया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंस्पायर किया है कि उधर बेस्ट फॉर्म ऑफ सेपरेशन पावर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो दूसरा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन लिबर्टी, यानी हर बंदे की ये लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद नंबर तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है ये बताता है डेस्पोटिज्म से अवाम को बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, ये क्या थे, पॉजिटिव पॉइंट्स थे इसके। अभी हम करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ मोंटेस्क्यू, यानी इसका क्रिटिसिज्म समझ लो, नेगेटिव पॉइंट समझ लो, या क्रिटिसिज्म समझ लो। सबसे पहले इसका क्या है, इसने ओवर आइडियलाइज ऑफ इंग्लैंड को, यानी ओवर आइडियलाइज कर लिया, यानी अपने आप के ऊपर ओवर आइडियलाइज कर लिया कि उसी को सब कुछ समझने लग गया। और भी एग्जिस्ट करते थे ओवर आइडियलाइज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड मोनार्की,
कि इसने इंग्लैंड को ओवर ऑयलाइज कर लिया है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज इन प्रैक्टिकल है, यानी ये जिसकी कंप्लीट जो पावर सेपरेशन है वो इसका वो कहता है कि इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आजकल के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स नीड कोऑर्डिनेशन अमंग एग्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन, आपस में काम करने के लिए उनके कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है कि प्राइम मिनिस्टर को, लेजिस्लेटर को, जुडिशरी इकट्ठा काम करेंगी तो तभी जाके वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगी। तो इस तरह इसकी ये कोऑर्डिनेशन। उसके बाद चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि जुडिशरी, कहीं पे जो जुडिशरी होती है इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रल, कहीं जुडिशरी हमेशा न्यूट्रल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं वो अपोजिशन के साथ या जो पावर गवर्नमेंट में उनके साथ मिली होती है। तो ये भी जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये उसके वो कहते हैं क्रिटिसिज्म हो गया, और ये उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। एग्जाम आंसर पैटर्न। तो सबसे पहले जिस तरह पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका लिखे। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आप अपने इसमें पूरे क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपने क्या कहते हो मोंटेस्क्यू, इसमें आपने पूरे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी क्योर थ्योरी है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो उसकी क्योर फिलॉसफी है सेपरेशन ऑफ पावर, वो बताएंगे। उसके बाद वो कहता है कि उसका पर्पस क्या था। पर्पस का था लिबर्टी, टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो आप इसको इंडिविजुअल जो लिबर्टी का वो कंसेप्ट देंगे। उसके बाद आप बताएंगे उसका चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर वो पूछे आपसे कि वो इसको एरिस्टोटल को, इसको 18वीं सदी का एरिस्टोटल क्यों कहते हैं, तो फिर आपने जो मैंने बताया 3 पॉइंट्स पहले वो बताने हैं। उसके बाद इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बतानी है, ठीक है। अगर नहीं पूछता तो फिर आपने इग्नोर करना है। उसके बाद आप करेंगे क्रिटिसिज्म, और एंड पे आप बता देंगे कंक्लूजन। ठीक हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम अपना कंक्लूजन करते हैं, अपने लेक्चर का कंक्लूजन एक्सप्लेन करते हैं। कंक्लूजन में ये बताएंगे कि आपने मोंटेस्क्यू ने क्या क्या डिस्कस किया। इसने मोंटेस्क्यू ने इंग्लैंड से, आप बताएंगे मोंटेस्क्यू इंग्लैंड से क्या कहते हैं उससे इंस्पायर हुआ, तो उसने अपनी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी दी, और उसने उसमें चेक्स एंड बैलेंस का कानून दिया, और उसका जो पर्पस था वो लिबर्टी को, इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ को सिक्योर करना था। और बस ये करने के बाद आपने बता देना है कि मोंटेस्क्यू ने ये साबित किया। एंड पे इसको आपने लिखना है, मोंटेस्क्यू हैज़ प्रूव दैट लिबर्टी इज नॉट अचीव्ड थ्रू जस्ट इलेक्शंस बट आल्सो थ्रू क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन इन इंस्टीट्यूशंस, के इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी बैलेंस करने से हम लिबर्टी को हासिल कर सकते हैं। ऐसे लिबर्टी इलेक्शंस के थ्रू ही हासिल नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई, और मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। और हमारे चैनल द लर्नर उसको ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।